YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है यूक्रेन का संकट और नाटो का खेल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कल डिबेट हुई है जनरल असेंबली में। तो उस जनरल असेंबली की डिबेट में एक महत्वपूर्ण चीज सामने आई, वो ये कि जो रूसी राजदूत है बास्ली नेविंजा, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बयान है कि उन्होंने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कि ये जो दो छोटे रिपब्लिक जो आजाद हुए यूक्रेन से, जिनको रूस ने मान्यता दी, उन रिपब्लिक्स में जो अत्याचार हुए हैं, जो जुल्म हुए और जो नाजियों ने जुल्म किए हैं, खासतौर पर डोनबास के लोगों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों का और जो जनसंहार हुए उनका हिसाब चुकता किया जाएगा। एक अन्य बात जो रूस के राजदूत ने कही वो ये कि रूसी जो कार्रवाई है यूक्रेन के खिलाफ, उसका लक्ष्य है यूक्रेन की जनता की रक्षा करना। तो किससे रक्षा करना? फासिस्ट शक्तियों से रक्षा करना। इस दौर में, मैंने पिछले दौर में जब से कि यूक्रेन के शासक नाटो के करीब आए हैं, तब से उन्होंने यूक्रेन की बहुसंख्यक जनता पर, जिसमें कि रशियन मूल के लोग सबसे अधिक हैं, उन पर सबसे अधिक जुल्म हुए। अगर ये बात सच है तो ये निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए बांग्लादेश पर किस तरह से जुल्म किए गए थे, और फिर भारत ने उसे लिबरेट कराने के लिए कितनी मदद की और कहां तक मदद की, कहां तक इंटरवीन किया। और उस समय रूस भारत के साथ था। बांग्लादेश में जो बंगला भाषी लोग रहते थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जो अत्याचार हुए, उनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और 1 लाख के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पड़ोस में जनता पर शासक जुल्म करें तो पड़ोसी का धर्म होता है कि वह जनता की रक्षा करे। आप याद कीजिए श्रीलंका में तमिलियंस पर किस तरह से जुल्म किए सिंघलियों ने। हजारों तमिलियन जो है वो जाफना से बेदखल करके भगा दिए गए। भारत ने किसी की भी चिंता किए बिना, किसी से भी मैंडेट नहीं मांगी, भारत ने सीधे श्रीलंका पर कार्रवाई की और जाफना को लिबरेट कराया और वहां की जनता को सिंघलियों के और वहां की श्रीलंका की सेना के जुल्म से मुक्ति दिलाई। मोदी सरकार एक बहुत ही छोटे गेम में फंसी हुई है। वो यूक्रेन की जनता पर हुए जुल्म को देख ही नहीं पा रही है। एक जमाना था जिसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कि आज बांग्लादेश है, और श्रीलंका जिसमें जाफना का इलाका, उसका मैं जानबूझ के जिक्र कर रहा हूं। भारत ने ये चिंता नहीं की थी कि सुरक्षा परिषद क्या स्टैंड लेगी। रूस ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था हमारा, सोवियत संघ था उस समय, कि जो तर्क
दिया जा रहा है बार बार, उस तर्क को समझने की जरूरत है। रूसी राजदूत ने जो कल यूनाइटेड नेशन की असेंबली में जो कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कार्रवाई करने गए हैं इसलिए कि वहां यूक्रेन की जनता के जानो माल की रक्षा करनी है। और जानो माल के शत्रु कौन हो गए? वहां के शासक, और शासकों में भी वे लोग जो कि फासिस्ट और नाजी हैं। रूस के एम्बेसडर ने रेखांकित किया कि पिछले 8 साल से अकल्पनीय और अकथनीय जुल्म हुए हैं वहां की जनता के ऊपर। इसलिए रूस ने 2 अपने टारगेट रखे। एक ये कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण किया जाए, और दूसरा नाजियों से यूक्रेन को मुक्त किया जाए। भारत ने तो बांग्लादेश में जो हुए जुल्म हैं उनको लेके पाकिस्तान से लिबरेट किया था। श्रीलंका की सेना से जाफरा की जनता को लिबरेट किया था और मुक्त किया था, और दोबारा पुनर्निर्माण में उसकी मदद की, तमिलियंस को वहां बसाया, और इसमें कुर्बानी दी भारत ने, एक प्रधानमंत्री की कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। तो रूस का जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य गलत लक्ष्य नहीं है। हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते कि पिछले 8 साल में यूक्रेन की जनता पर किस तरह की तकलीफें और जुल्म हुए हैं, क्योंकि मीडिया ने कवर ही नहीं किया उसे, मीडिया ने खबर ही नहीं दी उसकी, मीडिया में वो इशू ही नहीं है। ठीक वैसा ही इशू नहीं है जैसे कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने जुल्म किए थे, वो कवरेज नहीं बन पाए थे, अकथनीय जुल्म किए थे, और उसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लिबरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। श्रीलंका में तमिल्स पर अकथनीय जुल्म हुए थे, जिसकी वजह से 24 से अधिक शरणार्थी शिविर तमिलनाडु में लगाने पड़े, जो श्रीलंका से माइग्रेट करके जाफरा से जो तमिल आए थे उनके लिए। और अंत में जनता की रक्षा के लिए, आतंकवाद से मुक्ति के लिए भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, सेना ने हस्तक्षेप किया, सेना उतारी गई। और किसके खिलाफ सेना उतारी? आतंकवादियों के। जाफना में जो लिट्टे के आतंकवाद है उसके खिलाफ सेना उतारी। तो जो रूसी राजदूत का जो कहना है, उसे अगर आप भारत की विदेश नीति के पूर्व अनुभव की रोशनी में देखें तो वो एक जस्टिफाई एक्शन है। अभी कुछ ही समय पहले यूक्रेन में ओडेसा एक जगह है, वहां पर 40 लोगों को नाजियों ने जिंदा जला दिया एक इमारत में, कहीं कोई खबर नहीं है। और जो जिंदा जलाए गए लोग, उनमें अनेक रशियन नागरिक थे। रशियन एम्बेसडर ने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही है कि यूक्रेन पर कब्जा करना रूस का लक्ष्य नहीं है, वैसे ही जैसे कि श्रीलंका पर कब्जा करना भारत का लक्ष्य नहीं था। एक अन्य चीज है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो ये कि ये जो नाटो का जो गिरोह है, सैन्य गिरोह, जिसका मुखिया अमेरिका और ब्रिटेन है, इस नाटो गिरोह की केंद्र में और निशाने पर है, और जो वहां उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नाजी, उनके निशाने पर है कि किसी भी तरह से यूक्रेन के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कंट्रोल में लाया जाए, न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल में लाया जाए। और ये सबसे बड़ी चिंता की चीज है। यूक्रेन को स्पॉट
के तौर पर डेवलप किया गया, और ये इस एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ ये सारी चीजें। उन्नीस सौ 97 में यूक्रेन के साथ नाटो का चार्टर ऑन ए डिस्टिंक्टिव पार्टनरशिप के नाम से एक समझौता हुआ, और यह दीर्घकालिक समझौता है। सन 2002 में नाटो यूक्रेन एक्शन प्लान तैयार किया गया। 2008 में अमेरिका और यूक्रेन के बीच में रणनीतिक सैन्य समझौता हुआ और सहयोग समझौता हुआ, और इसमें यूक्रेन और नाटो के संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन की जनता में जब यह सर्वे किया गया कि क्या यूक्रेन की जनता यह चाहती है कि यूक्रेन नाटो में जाए और नाटो के साथ में इस तरह के संधि संगठनों के साथ जुड़े और समझौते करे, तो यूक्रेन की जनता ने एन मास बहुमत से नाटो के साथ यूक्रेन के शासकों की साझेदारी को टुकराया। यहां उल्लेखनीय है कि 1990 में जब बर्लिन वॉल गिरी, पूर्वी जर्मनी से समाजवाद की विदाई हुई, तो उस समय नाटो ने यह आश्वासन दिया था, अमेरिका ने यह आश्वासन दिया था कि पूर्वी यूरोप के पूर्व समाजवादी देशों में से कोई भी देश नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन नाटो ने अपने वायदे को इंप्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने अनेक देशों को नाटो में शामिल किया, उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। लेकिन जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि रूस की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को समझने की जरूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पुतिन कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन एक संकट तो है। वो संकट यह है कि नाटो यूक्रेन के बहाने सारी दुनिया पर विश्व युद्ध थोपना चाहता है, एक ऐसा युद्ध थोपना चाहता है जिससे कि सारी दुनिया आर्थिक तौर पर बुरी तरह पामाल हो जाए। एक ऐसा युद्ध थोपना चाहता है जो कि उसने इराक में जैसा थोपा। इराक में उसने झूठ बोलकर कि सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक अस्त्र है, ये झूठ बोलकर हमला किया, और उसके बाद में पूरे के पूरे इराक को तहस नहस किया। इराक के बाद में लीबिया को तहस नहस किया, उसके बाद में सीरिया को, यानी कई देशों को लगातार तहस नहस किया उसने। इराक में आज तक जनसंहारक अस्त्र नहीं मिले। नाटो और अमेरिका झूठ बोलने के मामले में नरेंद्र मोदी के गॉडफादर है। सब लोग जानते हैं कि डॉनबास्क और लुगांस में, जो कि हाल ही में स्वतंत्र हुए और जिनको रूस ने मान्यता दी है, इनमें नाजियों ने और यूक्रेन के शासकों ने मिलकर जनता पर अकल्पनीय अत्याचार किए, और वे इन अत्याचारों से ध्यान हटाने के लिए ये सारा का सारा प्रपंच मीडिया में रचा जा रहा है। मैं निजी तौर पर जो कल रशियन एम्बेसडर ने जो कहा कि हम सारी दुनिया की आने वाले संभावित विश्व युद्ध से रक्षा करना चाहते हैं, मैं निजी तौर पर उनकी इस धारणा से सहमत हूं। अमेरिका बहाना बना के, अब याद कीजिए 9/11 की घटना, अमेरिका में षड्यंत्र करके विध्वंस किया गया उनका। किसने षड्यंत्र किया सब लोग जानते हैं, उसके रिकॉर्ड्स अब जांच रिपोर्ट्स अवेलेबल है। लेकिन जबरदस्ती अफगानिस्तान पर हमला किया गया और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया, और लोकतंत्र निर्धारित निर्माण के लिए कब्जा किया गया, और अंत में 20 साल बाद लोकतंत्र वहां स्थापित नहीं हुआ। पराजित होकर अमेरिका वहां से लौटा, और सारी दुनिया को, और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में
एकदम अस्थिरता और शांति पैदा करके रख दी। तो अमेरिका और उसके एलाई जो कह रहे हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका सचमुच में रूसी बम वर्षा से परेशान है तो हम जानना चाहते हैं उस अमेरिका ने परसों सोमालिया पर बम वर्षा क्यों की। हम जानना चाहते हैं सऊदी अरब ने यमन पर बम वर्षा क्यों की। कल सऊदी अरब के लिए हथियार कौन सप्लाई देता है? ब्रिटेन और अमेरिका। सोमालिया एक बिल्कुल एकदम अत्यंत गरीब देश, लेकिन जीना दूभर है गरीब देश का। एक अन्य चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम शेयर करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये हम सब लोगों की राजनीतिक चेतना के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक और घटना घटी। कल ये घटना घटी कि ये जो अमेरिका और रूस के बीच का जो टकराव है तेजी से बढ़ रहा है। घटना ये घटी कि अमेरिका ने रूसी राजदूत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से देश निकाला दे दिया और उसके साथ में 12 और डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अमेरिका में, डेमोक्रेसी में। रूसी राष्ट्रपति के राजदूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अमेरिका में अस्थिरता आ जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि कूटनीतिज्ञों को बहिष्कृत करके, निष्कासित करके राजनीतिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, वो गलतफहमी के शिकार है। अभी तो कोई बात नहीं थी। एक साल पहले ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना करके किया। एक साल पहले 27 रूसी डिप्लोमेट्स को अमेरिका से निकाल दिया गया, ये कह के कि जासूसी कर रहे थे। अरे जासूसी कर रहे थे, प्रमाण देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए क्या क्या जासूसी कर रहे थे। अमेरिका कभी कोई सबूत नहीं देता, सिर्फ झूठ का एक फरमान जारी करता है और देश से बाहर कर देता है। एक अन्य चीज है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि कल क्योंकि रूसी पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। या आखिर पुतिन ने न्यूक्लियर तंत्र को, रूस के न्यूक्लियर तंत्र को सावधान और सन्नद्ध रहने के लिए क्यों आगाह किया। मैं कल तक ये चीज समझ नहीं पा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने कल की जो बातचीत रखी थी उसमें ये बात कही थी। मैं जो अभी जो तथ्य सामने आए वो शेयर करने बहुत जरूरी, जिससे कि करेक्शन किया जा सके। वो ये कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने, लिज ट्रुथ ने बयान दिया और उस बयान में ये धमकी थी कि नाटो और रूस के बीच में युद्ध की संभावना है। और ये धमकी के वजह से पुतिन ने प्रत्युत्तर में वो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार रखने चाहिए। कायदे से होना चाहिए। अगर यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बाकी देशों को चुप रहना चाहिए, नाटो को चुप रहना चाहिए, लेकिन नाटो चुप नहीं है। नाटो क्यों चुप नहीं है? यूक्रेन और रूस के बीच में अगर कोई विवाद है तो वे अपने आप सुलझा लेंगे। वो लड़के सुलझाएं, मर के सुलझाएं, जैसे चाहे वो सुलझा लेंगे। अमेरिका का क्या दांव पर लगा हुआ? अमेरिका क्या यूक्रेन का पड़ोसी है? अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों है इतना यूक्रेन में? एक्चुअल में जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी अमेरिकी सरकार है
उस अमेरिकी सरकार की एक बहुत पुरानी पॉलिसी है। पुरानी पॉलिसी है कि सोवियत संघ को किसी भी तरह से नष्ट करो, और ये आज की पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के तहत वे सीधे अब सोवियत संघ की बजाय, अब सोवियत संघ के कई गणराज्य जो अलग राष्ट्र बन गए, उनको तो उन्होंने अपने साथ ले लिया है, लेकिन अब वो सीधे उनके निशाने पर आ चुका है। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं इसके जो तथ्य हैं वो मैं आपसे साझा करूंगा कि वो तथ्य आप समझ सकें। अमेरिका चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान से निकलने के बाद में अमेरिका के लिए चिंता थी कि कैसे विश्व में हेजेमनी को बनाए रखा जाए, और इस हेजेमनी को बनाए रखने के लिए ही उन्होंने सबसे बेहतर ढंग से ये यूक्रेन के मसले को इतना गरमाया। और जब उन्होंने गरमाया तो उन्होंने दो काम किए। पहला काम क्या किया, यूक्रेन और रूस में लड़ाई शुरू हुई, और लड़ाई शुरू होते ही अमेरिका और अमेरिका के एलाई नाटो देशों ने सीधे घोषणा कर दी विद इन डे कि हम रूस के खिलाफ में आर्थिक पाबंदियां जारी करते हैं। जो विश्व बैंकिंग सिस्टम का जो लेन देन का जो नेटवर्क स्विफ्ट, उसने ये आदेश जारी कर दिया कि हम बैंकिंग सिस्टम में जो है रूसियों को लेन देन नहीं करने देंगे, रूसी बैंकों को लेन देन नहीं करने देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपना जो 1945 का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था, जिसमें कि आपने तय किया था कि सोवियत संघ को नष्ट करना है, आप उसके एजेंडे पर लौट रहे हैं। किया क्या है आपने, दिलचस्प है। हुआ यह है कि ये जो स्विफ्ट, जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो समूह है, स्विफ्ट के आदेश की मैं आपको परिणति बता रहा हूं। उसके स्विफ्ट के आदेश की पहली परिणति यह हुई है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लोगों से, जो तमाम किस्म के एसोसिएशन क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, उन सबसे अपील की कि वे सोवियत लोगों के साथ में, सोवियत नागरिकों के साथ में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन न करें और सोवियत नागरिकों को बाधित करें, पाबंदी लगाएं उन पर। तो क्रिप्टो करेंसी की जो विभिन्न एसोसिएशन है, उन सब लोगों ने साफ कह दिया है कि वे इस आदेश को नहीं मानेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने रूसी व्यक्तियों और रूसी बैंक, इनके साथ में लेन देन पर पाबंदी लगाने से इनकार करके एक दरार तो पैदा कर दी है। अमेरिका जितना इजी समझ रहा था उतना इजी नहीं है जाना। ये 2 दिन पहले सीएनबीसी चैनल को क्रिप्टो करेंसी के प्रतिनिधि ने सीधे कहा कि हम रूसी नागरिकों पर, वे निर्दोष लोग हैं, हम उनके लेन देन पर क्यों प्रतिबंध लगाएंगे, और वो लाखों लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी से हमसे जुड़े हुए हैं। उस प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि क्रिप्टो का अर्थ है विश्व को अधिकतम वित्तीय स्वतंत्रता। यदि हम पाबंदी लगाते हैं तो फिर तो क्रिप्टो का अस्तित्व और भविष्य ही नष्ट हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी का मूल तर्क ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, मिखाइल फेदोरोव ने सबसे पहले यह डिमांड रखी थी
किस जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम को संचालित करने वाले संगठन स्विफ्ट ने निर्णय लिया है कि पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम से रूस को खदेड़ दिया जाए, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, कोई लेन देन बैंकिंग का नहीं होगा रूसी लोगों के साथ में। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाए, रूसी कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन न कर सके। और खासतौर पर उन्होंने रूस और बेलारूस के अकाउंट, लोगों के अकाउंट बंद कर देने की अपील की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने और अमेरिका ने और भी कई देशों ने रूस के खिलाफ में अनेक पाबंदियों की घोषणा की, और ये बहुत ही खतरनाक खेल है। यानी अब आप रूस को आर्थिक तौर पर, रूस की जनता को आर्थिक तौर पर, रूस की पूरी की पूरी व्यवस्था को आर्थिक तौर पर नष्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब आपका जो 1945 का जो डिक्लेरेशन था कि सोवियत संघ को नष्ट करो, आप उस एजेंडे पर खुल के आ गए। लेकिन इस एजेंडे में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। जर्मनी ने एक अलग स्टैंड लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया है। जर्मनी ने कहा है, उसकी मांग है जर्मनी की, कि स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट को लेकर सीमित पाबंदियां लगाए सोवियत संघ पर। अगर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई तो इससे दुनिया को और जर्मनी को बहुत बड़ी क्षति होगी, और खासतौर पर यूरोप को बहुत बड़ी क्षति होगी। उन्होंने कहा है कि जर्मनी चाहता है कि कुछ संस्थान टारगेट किए जाएं, कुछ लोगों पर व्यावहारिक पाबंदी जाए, न कि पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। क्योंकि अगर यह पूर्ण पाबंदी लगा दी गई तो इसका यूरोप पर सबसे बुरा असर होगा। यूरोपीय आर्थिक देशों ने आर्थिक पाबंदियों की घोषणा करने के बाद, स्विफ्ट के डिक्लेरेशन आने के बाद में, उन्होंने एक बात और कही कि यूरोपीय आर्थिक देशों ने कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट के दायरे से बाहर रखा है। तो पहली तो आर्थिक पाबंदी लगाने का जो एक तरह सिलसिला शुरू किया था अमेरिका ने, बिडेन ने जो डिक्लेयर किया था, उसमें दरार आनी शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इस पूरे युद्ध के कारण और ये जो पाबंदी लगाई जा रही है इसके कारण, पहला काम यह हुआ है कि यूरोप में गैस के दामों में 35% की वृद्धि हो गई है। यूरोप की 40% गैस की सप्लाई रूस से होती है। एक और भी चीज हुई है, वो ये कि ये जो ब्रिटेन की गैस और तेल सप्लाई करने वाली कंपनी है बीपी, उसने सोमवार को रूसी ऊर्जा कंपनी रोजन नेफ्ट के साथ में अपना समझौता तोड़ दिया। अब बीपी का पूरी दुनिया में नेटवर्क है, इसका असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। अब दिल लगी देखिए, सोवियत संघ को पछाड़ेंगे आर्थिक नाकेबंदी करके। अब एक दूसरा दिलचस्प पहलू बता रहा हूं मैं आपको। वो पहलू यह है कि रूस की सबसे प्रमुख गैस एक्सपोर्टर कंपनी है गाजप्रोम। गाजप्रोम ने कहा है कि वे अपनी गैस की नियमित सप्लाई जारी रखेंगे, कोई रोक नहीं सकता उसे। और वो सप्लाई आती है यूरोप को वाया यमन यूरोप पाइपलाइन के जरिए, और ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। तो अमेरिका
जो पूर्ण पाबंदी का सपना देख रहा है, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। एक और डेवलपमेंट हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये कि जर्मनी ने रूसी गैस और तेल, इन दोनों को बैंकिंग पाबंदी से एकदम मुक्त रखा है। स्विफ्ट का आदेश इन दो क्षेत्रों के पेमेंट पर लागू नहीं होगा और ये अमेरिका की बहुत बड़ी डिफीट है। उन्होंने ये कहा है कि जर्मनी ने कि हम समूची रूसी बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एयरलाइंस उद्योग को हम इसमें बाधा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो प्रोजेक्ट था उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। नए गैस समझौते हमने अभी फिलहाल रोक दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे यहां तो 50% से अधिक गैस की सप्लाई और 40% गैस की सप्लाई और 50% कोयले की सप्लाई, ये तो रूस से होती है, तो हमारे यहां तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो रूसी पाबंदियों का जो एक तरह से हवा खड़ा किया जा रहा है, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उससे रूस के ऊपर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि रूसी अर्थव्यवस्था पर इस समय बहुत गहरा झटका लगा है, ये सच है। और रूबल की सिचुएशन पर, स्थिति पर ईयू के और अमेरिका के प्रतिबंधों का डायरेक्ट असर देखा जा सकता है और रूबल की जो कीमत है उसमें 30% तक की गिरावट आई है। यानी अब $1 109 रूबल का है और $1 122 रूबल का है। और ये स्थिति जो है वो चिंता की चीज है और सारे दुनिया के लोग एक ही चीज से चिंतित हैं, जिसे कह के मैं आपसे बात खत्म करूंगा। अमेरिका और नाटो ने जो 1990 में कमिटमेंट दिया था, नाटो अपने उस कमिटमेंट पर लौटे। कमिटमेंट ये था कि पूर्व समाजवादी देशों में नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा और जो अभी 3 चीजें उभर के आई हैं। पहली चीज, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। अगर यूक्रेन ये बात मानता है तो युद्ध रुक सकता है। नंबर 2, यूक्रेन में विसैन्यीकरण कंपलसरी है। नंबर 3, यूक्रेन में नाजियों का सफाया बेहद जरूरी है, यूक्रेन के और सोवियत संघ के या पूर्व सोवियत देशों के जो हैं उनके विकास के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वहां की जो संसद है यूक्रेन की, उस संसद का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष, वो नाजी लीडर है, आंद्रेई परूबी। और इस आंद्रेई परूबी के पूरे नेटवर्क में एकदम फासिस्ट यंग बच्चियां शामिल किए गए। इसका एक न्यू नाजी दल है, सोशल नेशनल पार्टी ऑफ यूक्रेन, सोदा। ये व्यक्ति वहां की पार्लियामेंट का चेयरमैन होने के पहले रक्षा मंत्री हुआ करता था और इसके जिम्मे रक्षा, सेना, कानून पालन, राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्तचर, ये सारे डिपार्टमेंट इसी के पास थे। और ये व्यक्ति, ये जो अभी आज एक बयान आया ना, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि मेरे तो दादा वो रेड आर्मी के साथ लड़े थे, हिटलर के खिलाफ लड़े थे। झूठ, सफेद झूठ। यूक्रेन की संसद का चेयरमैन एकदम घोषित
न्यू फासिस्ट लीडर है जिसका नाम है आंद्रेई परूबी। दूसरा सफेद झूठ वो ये कि ये जो व्यक्ति है आंद्रेई परूबी, ये यूक्रेनियन नाजी स्टीफन बांदेरे का ये एक तरह से अनुयायी है। और ये जो नाजी स्टीफन बांदेरा, इसने बड़े पैमाने पर यहूदियों और पोलिश लोगों की हत्याएं की थी। जो यूक्रेन की संसद का जो चेयरमैन है उसका ये देवता है स्टीफन बांदेरा। और इसके गिरोह जगह जगह एकदम गुंडे गिरोह है, कातिल गिरोह है। वो जगह जगह रूसियों के ऊपर, निर्दोष नागरिकों के ऊपर जगह जगह उन्होंने पिछले 8 साल में बर्बर हमले किए और अत्याचार किए। और ये वह व्यक्ति है जिसको कि कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय देशों में खूब इज्जत दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक न्यू नाजी लीडर को, जो कि यूक्रेन की संसद का अध्यक्ष है और पहले वो रक्षा मंत्री था, जिसके घोषित उद्देश्य नाजी विचारधारा से मिलते हैं, उनको अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने और कनाडा ने सम्मान दिया और सत्कार दिया। तो ये जो अमेरिका, ब्रिटेन और ये लोग जो कहते हैं कि वे फासिज्म को पसंद नहीं करते और नाजियों को पसंद नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। बल्कि ये नाजियों और फासिस्टों को पालते और पोसते हैं। ये आंद्रेई परूबी, जो कि वहां की यूक्रेन की पार्लियामेंट का चेयरमैन है, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ अजोव के नाम से। और ये जो अजोव के नाम से संगठन है, ये एकदम फासिस्ट संगठन है और हथियारबंद संगठन है नौजवानों का। यंग बच्चों का दिमाग धुलाई करके इसने खराब किया है। वहां उनके बाकायदा नाजियों की तरह बच्चों के ट्रेनिंग कैंप हैं। उन ट्रेनिंग कैंप में नाजियों के विचारों की शिक्षा दी जाती है। और वे लोग अजोव बटालियन के नाम से जाने जाते हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज, नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन, ये एक तरह से वहां की सेना है, पुलिस। दिलचस्प बात यह है कि इसको, नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन को ओबामा प्रशासन पैसा देता था। वो फंडिंग अभी भी जारी है और वो अब मौजूदा जो बिडेन सरकार है वो पैसा देती है। अच्छा, मुझे एक समझ में नहीं आता कि यूक्रेन की सेना और पुलिस को पैसा अमेरिका क्यों देगा? भारत अपने यहां होमगार्ड बनाए तो होमगार्ड को पैसा क्या पाकिस्तान देगा? चाइना देगा? और चाइना देगा तो क्यों देगा? अमेरिका में ओबामा प्रशासन ने क्यों निर्णय लिया कि वो नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के लिए वो फंडिंग करेंगे? उनकी सारी तनख्वाहें अमेरिका से आती हैं। और इसका एक ही लक्ष्य है, इसका एक ही लक्ष्य है, अमेरिकी शैली के डेमोक्रेसी का विकास करना और कम्युनिस्टों को, डेमोक्रेट्स को, तमाम निर्दोष लोगों की हत्या करना और उन्हें बंदी बनाना, उन्हें गुलाम की तरह रखना। और ये जो पैसा देने वाले लोग हैं अमेरिकी प्रशासन की तरफ से, इनमें हथियार उद्योग की कंपनियां सबसे आगे हैं। तो ये जो पैसा दिया जा रहा है यूरोप में, ये नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से, ये पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा, ये आज की बात नहीं है, ये मैं ओबामा प्रशासन से इस चीज चली आ रही है। ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि यूक्रेन में फासिज्म की जमीन, आइडियोलॉजिकल जमीन बहुत पहले से तैयार की जा रही थी और सुनियोजित ढंग से तैयार की जा रही थी। यूक्रेन के शासक निर्दोष शासक नहीं है। वैसे ही जैसे हिटलर निर्दोष नहीं था, हिटलर इलेक्शन से जीत कर आया था। यूक्रेन का राष्ट्रपति भी इलेक्शन से जीत कर आया, लेकिन फासिस्ट है। जरूरत किस बात की है कि फासिस्टों को चुनौती दी जाए।
अगर इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको सोवियत संघ के एक्शन में एक रैशनल दिखाई देगा। और नाटो और अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से यूक्रेन के प्रशासन की, सेना की, पुलिस की आर्थिक मदद करते रहे और शस्त्र उद्योग जिस तरह से मदद करता रहा, तो उन्हें शस्त्र उद्योग को क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। जितना युद्ध होगा उतने ही हथियार बिकेंगे, जितने हथियार बिकेंगे उतना ही मुनाफा होगा, और जितना मुनाफा होगा उतने ही हम बिडेन तैयार करेंगे, ट्रम्प तैयार करेंगे, उतने ही हम जॉनसन तैयार करेंगे। तो नाटो का असली खेल क्या है? नाटो का असली खेल यह है कि यूक्रेन की जो जनता है उसे नरक में डुबो दो। वो यूक्रेन की जनता की रक्षा के लिए नहीं कर रही है। अगर वो रक्षा के लिए कर रहे होते तो वे 2008 से और खासतौर पर 1997 से वे लगातार यूक्रेन में फासिस्टों को मदद नहीं करते। बात कीजिए आप, तो हर डेमोक्रेट, हर रिपब्लिकन कहेगा कि हम फासिस्ट विरोधी हैं। खुल के शरण दे रहे हैं किसे? फासिस्टों को। तो असल खेल क्या है नाटो का? असल खेल यह है यूक्रेन में फासिज्म को एक तरह से सांड की तरह खड़ा करो और इसके बहाने सारी दुनिया पर युद्ध थोपो, और अगर संभव हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 15 जो न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं यूक्रेन में, फासिस्ट सरकार वहां की किसी प्लांट के जरिए वहां की जनता के जीवन से खेल ले। कोई आश्चर्य की घटना नहीं होगी, और वो की जिम्मेदारी वो सोवियत संघ के मध्य मर्द है। यूक्रेन के प्रशासन की गलतियों से पहले एक बार ऑलरेडी चेर्नोबिल परमाणु विकिरण की घटना घट चुकी है, इससे हजारों लोग प्रभावित हुए थे। तो यूक्रेन में जो चल रहा है और नाटो जो खेल रहा है वो साधारण खेल नहीं है, वो साधारण युद्ध नहीं है। उस युद्ध में विश्व युद्ध के और परमाणु युद्ध के दोनों के ही खतरे छुपे हुए हैं। जब यूक्रेन में नाटो इस तरह की नाकेबंदी कर रहा है और पैसा पंप कर रहा है, हथियार पंप कर रहा है, तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हम सभी लोग मिलकर सारे मतभेद भुलाकर, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सभी लोग एक स्वर से मांग करें कि युद्ध बंद हो, नाटो यूक्रेन के साथ में अपने संबंध तोड़े, यूक्रेन साफ डिक्लेयर करे कि वह नाटो में नहीं जाएगा, यूक्रेन घोषित करे कि पिछले 8 साल में जो अपराध किए गए हैं वहां की सरकार के द्वारा, उन अपराधों की जांच की जाएगी, जो जनसंहार किए गए उनकी जांच कराई जाएगी। यह कैसे संभव है कि यूक्रेन की जनता के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, नरसंहार हुए, वे तो हमें पीड़ित नहीं करते, और गुजरात के नरसंहार हमें पीड़ित करते हैं? ये दो स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। यूक्रेन की सरकार ने बेइंतहा जुल्म किए हैं जनता के ऊपर, वैसे ही जुल्म किए जो कि एक जमाने में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर किए थे, वैसे ही जुल्म किए जैसे कि एक जमाने में सिंघलियों ने जाफना में तमिल के ऊपर किए थे। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि यूक्रेन की जनता को मुक्ति दिलाई जाए, और मुक्ति का एक ही रास्ता है, वे 3 चीजें जो कि पुतिन ने सजेस्ट की हैं। यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका विसैन्यीकरण होगा, और नंबर 3, उसका गैर नाजीकरण होगा। और ये 3 चीजें बेहद जरूरी हैं। मजे की बात है कि इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट कराना नाटो और अमेरिका चाहता है। आप मेरी बात को लिख लीजिए, देर सवेर यूक्रेन में सरकार कोलैप्स करेगी। टाइम कुछ लग सकता है, उसका एक बड़ा कारण है, सोवियत कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, उसका भी एक कारण है। कारण यह है कि वहां पर
अंधाधुंध ढंग से आप बमबारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बम किसी न्यूक्लियर प्लांट पर गिर गया तो एक ही झटके में 10-12 लाख लोग मर जाएंगे। वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन पॉपुलेशन है। और आप अंधाधुंध बमबारी करेंगे तो रशियन भी मारे जाएंगे, तो और वे रशियन एक दूसरे के हत्यारे साबित होंगे। ये सामान्य युद्ध नहीं है। ये साम्राज्यवाद के पिट्ठुओं के द्वारा उकसाई गई जो यूक्रेन की सरकार है और नाजी है, उनके द्वारा पैदा की गई जो परिस्थिति है, उसने वो युद्ध पैदा किया है। शांति से ये बात मान ही सकते थे कि नहीं, हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, क्या दिक्कत थी? आपके घर पर अगर दाऊद इब्राहिम आके कैंप लगा दे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? सोवियत संघ के दरवाजे पर अगर नाटो की सेनाएं खड़ी होंगी, सोवियत संघ एक्सेप्ट नहीं करेगा, रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूक्रेन में नाटो की एंट्री का मतलब है कि सोवियत संघ, रूस के दरवाजे पर नाटो का आना, और नाटो का मतलब यह दाऊद इब्राहिम की जैसे कैंप हमारे पीएम के दरवाजे पर लगा दिए जाए। एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं, बुलडोज करके फिकवा देंगे आप, बम चढ़वा देंगे आप। किसी भी कॉस्ट पर नाटो नहीं, किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी लॉजिक से नाटो नहीं। और जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए, अंतरराष्ट्रीय जो एग्रीमेंट है, जो इंटरनेशनल लॉ है, उनका अमेरिका और यूक्रेन, नाटो ये पालन करे। सोवियत संघ अब तक पालन करता रहा है और अब वो पालन जो नहीं कर रहा है उसका एक सीधा तर्क है, और वो तर्क भारत से मिलता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन की परवाह नहीं की थी जब बांग्लादेश पर हमला किया था और बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। उसने अमेरिका की धमकी की भी परवाह नहीं की थी, और जब श्रीलंका पर हमला किया और जाफना को लिबरेट किया तो उस समय भी भारत ने अंतरराष्ट्रीय ओपिनियन की परवाह नहीं की थी, क्योंकि जनता की रक्षा करना परम कर्तव्य था आतंकवादियों से। तो यूक्रेन और उसके साथ नाटो के गेम को और उसकी असली दिशा को समझना बेहद जरूरी है, इसीलिए ये एपिसोड हमने किया। बाकी चीजें हम लोग बीच बीच में आपके बीच में लाते रहेंगे जो कि यूक्रेन से संबंधित है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।